हेलो क्लास 10th। वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री के आपके फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि हमारा पहले चैप्टर का नाम ही है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण। बच्चे थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया, इसलिए डायरेक्ट किसी बच्चे के सब्जेक्ट से पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत अपने हाथों से करेंगे अच्छे से लिख के। तो चैप्टर की शुरुआत करने से पहले आपको कुछ चीज़ें पहले पता होनी चाहिए कि होता क्या है। अच्छा, पहले हमें नाम से ही पता है कि रासायनिक अभिक्रियाएं और रासायनिक समीकरण से पता चल रहा है कि हमें रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में और उसके समीकरण के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में क्या होते हैं। थोड़ा सा अलग सा टॉपिक है मगर अच्छी है। तो भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें केवल वस्तु की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। इसके संगठन एवं द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है और परिवर्तन से न ही कोई नया पदार्थ बनता है। ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो बच्चों, भौतिक परिवर्तन वो होता है जिसमें उसकी भौतिक अवस्था में ऐसे परिवर्तन होता है, न कि उसके संगठन में और न ही उसके द्रव्यमान में। मतलब उसका बहुत होगा तो उसका आकार चेंज हो जाएगा। यही हो सकता है उसके संगठन, या फिर उसका भार कम नहीं हो सकता है, ना ही उसका जो संगठन का एक तरीका है, एक क्रमबद्ध है, वो नहीं बदलेगा। मतलब उसके बस भौतिक अवस्था में जैसे उसका आकार बदल जाना, उसका रंग चेंज हो जाना, ऐसे ही कुछ होगा। ठीक, जैसे एग्जांपल में क्या कि नमक, शक्कर आदि पदार्थों का जल में घुलना, ये भी क्या अपना रासायनिक परिवर्तन। जाहिर सी बात है कि जब हम जल में नमक या शक्कर को घोलेंगे तो ये रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि हम इसे दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? इन्हें वाष्पशील करके। जब पानी को वाष्प में बदलेंगे अर्थात गर्म करेंगे तो वाष्प में बदलेगा और वाष्प से हमें नमक और चीनी दोबारा मिल सकती है। तो ये ऐसे परिवर्तन अपना भौतिक परिवर्तन में आते हैं। और दूसरा क्या है? बिजली के बल्ब का प्रकाशित होना आदि। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है कि ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थों के गुणों के साथ साथ उनके संगठन एवं भार में भी परिवर्तन हो जाता है। क्या होता है? ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थों के गुणों के साथ साथ, मतलब उसका जो भी प्रकृति है उसके साथ साथ उसके संगठन और उसके भार में भी परिवर्तन हो जाता है, तथा परिवर्तन से नया पदार्थ का निर्माण भी होता है। ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे क्या एग्जाम्पल में कि मैग्नीशियम का जलना, लोहे में जंग लगना, ठीक, दूध से दही बनना, ये सभी क्या है? रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। यहाँ से हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। तो बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ बनाते हैं तो इस प्रकार की क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जाहिर सी बात है कि एक या एक से अधिक पदार्थ होंगे और वो मिलके एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे। बस यही होगा अपना रासायनिक अभिक्रिया। जी हाँ भाई साहब, आप धरती आसमान कुछ भी मिला लीजिए, बस नया पदार्थ बनना चाहिए। तो ये जो क्रिया कहलाएगी वही अपना होगा रासायनिक अभिक्रिया। जैसे क्या है कि अमोनियम क्लोराइड का कैल्शियम ऑक्साइड के साथ क्रिया से हमें कैल्शियम क्लोराइड, ठीक, फिर H2O मतलब जल, और फिर अपना अमोनिया गैस निकलता है। और ये भी क्या रासायनिक अभिक्रिया है। अब चाहे तो दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, CO+O2, CO2, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम का ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनना, ये भी अपना क्या है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक, अब रासायनिक समीकरण क्या होते हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप अभिक्रिया होने के बाद प्राप्त होने वाले उत्पादों को प्रतीकों एवं सूत्रों के द्वारा निरूपित करने की क्रिया को या फिर निरूपित करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। कि जो भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं अभिकारक या
अभिकारक और उनसे जो उत्पाद बन रहे हैं उन दोनों को रासायनिक सूत्रों एवं प्रतीकों में निरूपित मतलब लिखने की क्रिया को ही हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जाहिर सी बात है कि जब आप कोई भी रासायनिक अभिक्रिया लिखेंगे तो उसमें अभिकारक के सूत्रों को लिखेंगे तथा अभिकारक के बाद जो हमें उत्पाद प्राप्त होगा उसको भी एक सूत्र में या प्रतीक में लिखेंगे। तो इसी क्रिया को तो हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि सोडियम जल के साथ क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकालता है। ये भी क्या है अपना रासायनिक समीकरण। क्यों? क्योंकि भाई सोडियम का हमने नाम नहीं लिखा है, हमने सोडियम का सूत्र लिखा है और यही तो बात कर रहा है इस स्टेटमेंट में कि उनके सूत्र एवं प्रतीकों के रूप में निरूपित करना। तो सोडियम को हमने Na लिखा और जल को जल नहीं H2O लिखा। क्यों? क्योंकि हमने इसमें बोला है कि सूत्रों में लिखना है। तो यही क्रिया है जिसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब रासायनिक समीकरण लिखने की विधि क्या होती है, कैसे हम लोग लिखते हैं रासायनिक समीकरण को? तो देखिए पांच तरीके हैं, कुछ 4-5 जिसके बारे में हमें पढ़ना है। पहला है कि अभिक्रिया के अभिकारकों तथा उत्पादों के नाम रासायनिक सूत्र ज्ञात होने चाहिए। जाहिर सी बात है भाई कि अगर आपको रासायनिक समीकरण लिखना है तो सबसे पहले अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा उनसे प्राप्त उत्पादों का सूत्र भी आपको पता होना चाहिए। नहीं होगा तो फिर मुश्किल होगी रासायनिक समीकरण लिखने में। तो इन सभी का ज्ञात होना बहुत ही आवश्यक है। दूसरा, समीकरण में पदार्थ सदैव अणु के रूप में लिखे जाते हैं। तो जो भी हम समीकरण लिखते हैं उसमें जो भी पदार्थ होते हैं उन्हें अणु के रूप में लिखते हैं। अणु के रूप में लिखने का मतलब क्या है कि किसी अभिक्रिया में अगर कोई पदार्थ भाग ले रहा है तो उससे यह पता चल रहा है कि इस पदार्थ का कितना अणु उस अभिक्रिया में भाग लेगा। और उसको लिखेंगे कैसे? जैसे अपना हाइड्रोजन लिया तो उसे लिखेंगे H2। H2 मतलब हाइड्रोजन का एक अणु। H2 का मतलब 2 अणु नहीं होगा, हाइड्रोजन का एक अणु। फिर N2 का मतलब भी नाइट्रोजन का एक अणु अभिक्रिया में भाग ले रहा है। उसी तरह O2 Cl2 इत्यादि, ये सभी क्या है, इन्हें अणु के रूप में लिखे जाते हैं और इनको लिखने का तरीका यही होना चाहिए। फिर तीसरा है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों को प्रतीकों तथा सूत्रों के द्वारा बाईं तरफ लिखा जाता है तथा एक से अधिक अभिकारकों के बीच धन मतलब प्लस का प्लस लगा देते हैं। तीसरी बात हो गई। चौथी बात क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात प्राप्त उत्पादों को प्रतीकों तथा सूत्रों के द्वारा बाईं तरफ लिखा जाता है, ठीक, तथा एक से अधिक उत्पादों के बीच प्लस लगा देते हैं। एग्जाम्पल लेके बताएंगे, अभी पूरा पढ़ लेते हैं, इसके बाद क्या करेंगे, लास्ट में अभिकारकों तथा उत्पादों के बीच बराबर या तीर का निशान लगाते हैं। मैक्सिमम ऑफ टाइम तीर का ही निशान लगाते हैं, बराबर नहीं लगाते हैं। तो इस तरह एक रासायनिक समीकरण को लिखा जाता है। जैसे मैं आपको लिख के बताऊं कि एक एग्जाम्पल के लिए, जैसे कोई हमारी रासायनिक समीकरण लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। हमने मान लीजिए ले लिया Pb मतलब लेड, अपना शीशा CuCl2, ठीक, PbCuCl2। तो देखिए ये जो बाईं तरफ है इन्हें हम लोग कहते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। ये क्या है? लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, यही ना लेफ्ट हैंड साइड, तो इन्हें बोलने अभिकारक। अब इस अभिक्रिया के द्वारा जो हमें प्राप्त होगा उसे हम बोलते हैं उत्पाद। तो देखिए Pb अपना Cl2 के साथ अभिक्रिया कर लेगा, PbCl2 बना देगा, PbCl2, और ये जो कॉपर है ये कॉपर बेचारा अपना अकेला रह जाएगा। और ये जो पार्ट हमें इधर मिलता है इसे हम लोग बोलते हैं उत्पाद।
उत्पाद बोलते हैं भाई साहब, ठीक। और ये अपना होता है राइट हैंड साइड में। तो देखिए यही तो बात कर रहा था कि सबसे पहले हमें सभी अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों या उत्पादों के सूत्र पता होने चाहिए। तो हमने पीबी को लिखा, तो लेड का मतलब शीशे का होता है पीबी, तो हमने पीबी लिखा, ना कि उसका शीशा लिखा। उसके बाद क्या बोला कि दो से अधिक अभिकारकों के बीच धन का मतलब प्लस का निशान लगाते हैं। तो जब हमारा अभिकारक दो से अधिक था तो हमने बीच में प्लस लगाया। उसी तरह इस अभिकारक के पश्चात जो उत्पाद बनता है उन उत्पादों के बीच भी अगर दो से अधिक उत्पाद मिले तो उन्हें भी हम उनके बीच में प्लस लगाते हैं, ठीक। और उनके बीच इन दोनों अभिकारकों और उत्पादों के बीच हम तीर का निशान एक लगा देते हैं। तो इस प्रकार से एक रासायनिक समीकरण को लिखा जाता है। अब इसी तरह एक और आपको सूत्र लेकर बता देते हैं कि जैसे Mg प्लस O2, ठीक, अणु के रूप में हमने ऑक्सीजन को लिख लिया है। MgO2 जाहिर सी बात है हमारा अपना बनेगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा, इसे बैलेंसिंग करना होगा तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2, क्योंकि ऑक्सीजन की इधर 2 अणु हुई थी, इधर भी 2 होने चाहिए ना भाई, तभी ना बराबर आएगा। और देखो मैग्नीशियम इधर भी 2, अब इधर भी 2, बराबर है। तो इस प्रकार से रासायनिक समीकरण को लिखे जाते हैं। अब रासायनिक समीकरण तो लिख लिए, अब उसको संतुलित कैसे करना है, संतुलित करने की विधि क्या होगी। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की सबसे पहली विधि है अनुमान विधि, और यही विधि आपको पढ़ना भी है। तो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों को बाईं ओर तथा उत्पादों को दाईं ओर सूत्रों के रूप में लिखा जाता है। सबसे पहले जो परमाणु सबसे कम संख्या में आया है उसे सबसे पहले संतुलित करते हैं। आपको पता ही होगा कि रासायनिक अपक्रिया में जो अभिकारक है उन्हें बाईं ओर और जो उत्पाद है उन्हें दाईं ओर लिखा जाएगा। और जो अणु अभिकारक में सबसे कम संख्या में आया रहेगा सबसे उसे बैलेंस करेंगे। एग्जाम्पल के लिए एक आपको बता देते हैं कि जैसे अपना अमोनिया NH3 प्लस O2 ऑक्सीजन, NH3O2 के साथ जब अपक्रिया करेंगे तो हमें तो एक बनेगा NO, नो नहीं भैया, NO मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड, और दूसरा बनेगा एक NO के साथ चला गया, यहाँ से बचा एक O, और यहाँ से 3 है तो यहाँ पे बचेगा H2O। अब देखो बैलेंस कैसे करेंगे। बोला है जो सबसे कम संख्या में आया रहेगा, तो देखो इधर सबसे कम संख्या में आया अपना नाइट्रोजन। तो सबसे पहले नाइट्रोजन को बैलेंस करते हुए देखते हैं, इधर भी नाइट्रोजन एक, इधर भी एक, चलो ठीक, 2 हो गया, एक एक बराबर है। ऑक्सीजन इधर एक है, इधर एक, इधर एक, 2, ये भी सही है। लेकिन जो हाइड्रोजन है इधर 3 है, इधर 2 है, ये बराबर नहीं है। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर अपना हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर 2 से। अब जब नाइट्रोजन भी 2 हो गया, 2 नाइट्रोजन, तो यहाँ भी 2 से करना पड़ेगा, तो इधर 2 इधर 2, सही है। 3 दूना के 6 हाइड्रोजन, इधर 3 दूना के 6 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितने, 2, और इधर ऑक्सीजन 6 2 8, यहाँ इधर 8 हो गए। अब इधर करना पड़ेगा अपना 4 से मल्टीप्लाई, तो देखो 4 दूना के 8, 4 दो, ये इधर ऑक्सीजन 6 हो गया, इधर 2, 6 2 8, 4 दूना के 8, इधर ऑक्सीजन भी बैलेंस, हाइड्रोजन भी बैलेंस, और अपना नाइट्रोजन भी बैलेंस। तो इस प्रकार से संतुलित समीकरण लिखे जाते हैं। अब एग्जाम्पल बहुत से कराएंगे, अभी बस एक छोटा सा समझाने के लिए। तो संतुलित करने के बाद अब रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती हैं। सबसे पहला होता है संयोजन अभिक्रिया, फिर विस्थापन, फिर वियोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, संयोजन का एडिशनल रिएक्शन इसका नाम बोलते हैं। तो एडिशनल का
एडिशनल वर्ड ही सुन के आपको पता चलना चाहिए कि हाँ यार कुछ जुड़ने वाली बात तो करेगा। ठीक, संयोजन का अर्थ क्या होता है कि मतलब किन्हीं चीज़ों को जोड़ना, आपस में संयोग होना। तो अभिक्रिया भी कुछ इसी प्रकार की है कि वह रासायनिक अभिक्रिया, क्या, वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके अर्थात जुड़ के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, वो उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ किसी अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर आपस में एक उत्पाद बनाएंगे तो इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे अमोनियम के साथ अमोनिया का हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके अमोनिया क्लोराइड हमें मिलता है। तो देखो इधर दो अभिकारक हैं और मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण किए हैं, जिससे हमें यह पता चलता है कि यह संयोजन अभिक्रिया है। जैसे उसी प्रकार से अपना जल है, जैसे हाइड्रोजन के दो अणु ऑक्सीजन के एक अणु मिलके जल का निर्माण करते हैं। तो जल में क्या होता है कि एक हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन H2 प्लस O2 मिलके क्या निकालते हैं H2O। ठीक, 2 दूनी 4, दो अणु हाइड्रोजन के मिलके ऑक्सीजन के एक अणु के साथ अपना जल का निर्माण करते हैं। तो इससे यह पता चलता है कि यह भी अभिक्रिया एक संयोजन अभिक्रिया होती है। उसी प्रकार से कोयले का दहन, कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना, तो जब कोयले दहन हो गए तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेंगे, जैसे CO प्लस O2 मिलके CO2 बनाते हैं। अब दूसरी अभिक्रिया है कि विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का अर्थ ही होता है किसी चीज़ को हटा देना या फिर विस्थापित कर देना। तो अभिक्रिया भी इसी प्रकार की है। शब्दों को पकड़ के चलेंगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे समझ में आते हैं कि हाँ इसमें क्या होने वाला है। तो विस्थापन में भी यही कुछ होगा, कुछ हटाने वाला काम। तो देखो, विस्थापन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें एक क्रियात्मक पदार्थ या अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है। इस प्रकार की क्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। कहने का मतलब है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देगा, तो वही अपना जो क्रिया होगी इसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे कॉपर सल्फेट का जिंक के साथ क्रिया करना, जो अपना जिंक है ये थोड़ा अधिक क्रियाशील पदार्थ है और जो कॉपर है ये जिंक से कम है। तो जिंक के जगह जिंक क्या करेगा, कॉपर के हटा के अपने को वहाँ पर रख देगा और कॉपर को विस्थापित कर देगा। यह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कराएगी। उसी तरह CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट फिर Fe मतलब फेरस के साथ अभिक्रिया करने पे हमें मिलता है फेरस सल्फेट और फिर कॉपर अपना बाहर हो जाएगा। तो जो अधिक क्रियाशील पदार्थ होंगे, इसमें अधिक क्रियाशील पदार्थ अपना फेरस है, क्योंकि ये कम क्रियाशील पदार्थ अर्थात कॉपर को हटा करके अपने आप को उसके जगह रख ले रहा है। तो इससे यह एक विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। अब तीसरी अभिक्रिया आएगी वियोजन। वियोजन का अर्थ ही है टूटना। ठीक, वियोज करना मतलब हट जाना, टूट जाना। तो देखिए, वियोजन अभिक्रियाएं वे रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें कोई यौगिक किसी बाह्य कारकों के प्रभाव द्वारा अपने अवयवी तत्वों में अपघटित हो जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को वियोजित अभिक्रिया कहते हैं। क्या होता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो यौगिक हैं कोई किसी बाह्य कारक के प्रभाव के द्वारा अपने अवयवी तत्वों में, मतलब जो उनका रियल गुण थे, मतलब उनकी जो भी पोजीशंस थी उसमें अपने विघटित हो जाते हैं, अलग अलग टूट जाते हैं। तो इस प्रकार की जो क्रिया होती है वो वियोजन अभिक्रिया होती है।
इसके बारे में अभी नेक्स्ट आगे भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, वियोजन अपक्रिया होती क्या है। वियोजन अपक्रिया दो प्रकार की होती है। पहला होता है ऊष्मीय वियोजन और दूसरा विद्युत वियोजन। ठीक, विद्युत वियोजन या विद्युत अपघटन वियोजन। तो ऊष्मीय वियोजन वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक को गर्म करने पर दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, उसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। क्या कहलाता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक को गर्म किया जाता है और वो दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट को हमने लिया और उसको गर्म किया। अब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते ही कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया। इससे क्या पता चलता है कि जो हमने जो भी अभिकारक लिया है उसको जैसे ही हमने गर्म किया वो दो उत्पादों में बदल गया, सरल मतलब छोटे छोटे भागों में। तो इस प्रकार की जो क्रिया होती है उसे हम लोग कहते हैं ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। ठीक, दूसरा अपना आता है कि विद्युत वियोजन अभिक्रिया। विद्युत मतलब जाहिर सी बात है करंट वाली बात करेगा, मतलब करंट प्रवाहित होगी। ठीक, तो वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वे धनायन तथा ऋणायन में वियोजित हो जाते हैं। तो इस क्रिया को रासायनिक विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। कि जब कोई भी यौगिक है उसके जलीय विलयन में अगर हमने विद्युत धारा प्रवाहित किया तो विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद वो धनायन और ऋणायन में वियोजित हो जाएगा, जिससे इस अभिक्रिया को हम वियोजित होने की इस क्रिया को हम बोलते हैं विद्युत वियोजन अभिक्रिया। तो जाहिर सी बात है अपना जो नमक है NaCl है, ठीक, जिसको हम जैसे ही मतलब उसके जलीय विलयन में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो सोडियम है NaCl, तो ये सोडियम आयन में धनायन में और क्लोरीन ऋणायन में बदल जाएगा। उसी तरह अपना जल भी है, जल को जब हम विद्युत धारा में प्रवाहित करते हैं विद्युत धारा तो हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन ऋणायन में बदल जाता है। उसी प्रकार से आप HCl का एग्जाम्पल ले सकते हो। HCl में भी हाइड्रोजन आयन में और क्लोरीन ऋणायन में बदल जाएगा जब जलीय विलयन में उसके विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। तो इस प्रकार से हमें पता चलता है कि इन सभी अभिक्रियाएं विद्युत वियोजन अभिक्रियाएं होंगी। अब दो तीन और अभिक्रियाएं होती हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी। बहुत ज़रूरी है, ये बोर्ड में बहुत बार पूछी जाती हैं। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। तो जाहिर सी बात है ऊष्मा वर्ड दिया गया है फिर क्षेपी, तो मतलब ऊष्मा को कुछ छेकेगा जरूर। ठीक, ऊष्मा छोड़ेगा जरूर कुछ। तो देखो, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें क्रिया के फलस्वरूप क्रिया होने के बाद ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया होने के बाद कुछ ऊष्मा निकलती है उस क्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मेथेन को ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है और उसके साथ साथ हमें कुछ ऊष्मा भी बाहर निकलती है भाई साहब। और दूसरा है ऊष्माक्षेपी का भाई ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी वही होता है जो ऊष्मा को सोख लेता है। ठीक, तो ऊष्माशोषी क्या होता है कि वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिनकी प्रगति मतलब आगे बढ़ने में कुछ ऊष्मा का शोषण होता है, मतलब कुछ ऊष्मा सोख लेती हो, कुछ ऊष्मा लेती हो, उससे ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। इसके लिए क्या है उदाहरण, इसके लिए है कि अपना मरकरी मतलब HgO, मरकरी के साथ कुछ ऊष्मा देने पे वो हमें Hg+O2 में वियोजित हो जाता है। इसमें कुछ ऊष्मा का हनन होता है, मतलब इसमें कुछ ऊष्मा लगती है
तब जाके Hg+O2 में अलग अलग टूटता है। ठीक। और अपचयन अपक्रिया क्या होती है कि अपचयन और उपचयन दोनों अच्छी अच्छी अपक्रियाएं, मतलब इम्पॉर्टेंट है थोड़ी। ठीक। इन दोनों के बारे में भी अच्छे से देखेंगे हम लोग। तो अपचयन अपक्रिया वह रासायनिक अपक्रिया जिनमें ऑक्सीजन में कमी तथा हाइड्रोजन में वृद्धि होती है उसे अपचयन अपक्रिया कहते हैं। तो अपचयन वर्ड सुन के आपको पता होना चाहिए कि अपचयन, अ से ऑक्सीजन, अ से अपचयन। तो ऑक्सीजन में कमी होगा अपचयन में और हाइड्रोजन में वृद्धि हो जाएगा। तो इस प्रकार की जो क्रिया होगी वो अपचयन अपक्रिया कहलाएगी। जैसे कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ क्रिया करने पे यहाँ से ऑक्सीजन हट के हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाता है और कॉपर अकेला हो जाता है। तो देखो ऑक्सीजन तो पहले यहाँ था, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन हट के हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया, जिससे पता चलता है कि कॉपर के यहाँ ऑक्सीजन की कमी हुई है। तो इससे यह पता चलता है कि यह अपचयन अभिक्रिया है। और उपचयन क्या होता है? वही अपचयन का उल्टा। उपचयन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन में वृद्धि तथा हाइड्रोजन में कमी होती है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसी रिएक्शन को ना उल्टा लिख के बता सकते हो कि हमने कॉपर लिया फिर जल लिया। ठीक है। जल को कॉपर के साथ क्रिया की तो कॉपर ऑक्साइड और जल मिला। तो देखो पहले तो ऑक्सीजन H2O के साथ था, मतलब हाइड्रोजन के साथ। अब यहाँ से ऑक्सीजन हट के निकल के कॉपर के पास चला गया। तो यहाँ पे चला गया तो मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। तो यहाँ से ऑक्सीजन कॉपर के यहाँ चल गया और हाइड्रोजन बेचारा अकेला हो गया। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में कमी और ऑक्सीजन में वृद्धि और हाइड्रोजन में कमी होने की क्रिया ही अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अब इन दोनों को मिलाने के बाद हमें एक रेडॉक्स अभिक्रिया मिलती है। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? वह रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब अपचयन क्या होता है आपको पहले पढ़ा चुका गया है। तो अपचयन में ऑक्सीजन की कमी होगी, तो अपचयन याद रखेंगे। अपचयन और ऑक्सीकरण के बारे में हम 11वीं में पढ़ेंगे या फिर किसी नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर इसके ऑक्सीकरण के बारे में बता देंगे। तो अपचयन के बारे में याद रखेंगे तो इससे यह क्रिया आपको पता चल जाएगी। जैसे पिछली वाली यही अभिक्रिया के उदाहरण को उठा के हम लोग रख दे रहे हैं कि कॉपर ऑक्साइड, ठीक, हाइड्रोजन के साथ क्रिया करने पे कॉपर अकेला फिर जल बनता है, मतलब कॉपर और जल बन जाता है। उसी तरह ZnO मतलब जिंक ऑक्साइड कॉपर के साथ कार्बन के साथ अपक्रिया करने पे Zn+CO मतलब कार्बन ऑक्साइड बनता है। ठीक। तो इस प्रकार की जो क्रिया होंगी उन्हें हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। अब संक्षारण अपना लास्ट पॉइंट है, संक्षारण और विकृत गंधिका। संक्षारण कुछ क्षरण होगा इसमें भाई, ठीक है। तो जब कोई धातु अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो यह संक्षारित होती है। तो इस क्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे कि कोई अगर धातु है वो अम्ल मतलब क्या कि वो नमी के साथ साथ, ठीक, अगर कोई धातु है वो नमी के साथ साथ अम्लीय और आर्द्रता के साथ साथ नमी के साथ साथ उसके संपर्क में आती है, मतलब ऑक्सीजन हवा के संपर्क में आती है, नमी के संपर्क में आती है, तो उसका कुछ क्षरण होने लगता है, मतलब कुछ
उसकी जो क्वांटिटी है घटने लगती है। तो इस प्रकार की जो क्रिया कहलाती है वो संक्षारण कहलाती है। जाहिर सी बात है, जब जो है लोहे में जंग लगना, लोहे के हम लोग अगर खुले मतलब बाहर रख दें तो उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसे खुला रख दिया जाता है, तो उसके नमी के साथ साथ उसमें जो भी अम्ल आर्द्रता के साथ साथ उसमें नमी के साथ साथ अम्ल की उपस्थिति में वो संक्षारित होने लगती है, जिससे क्या होता है कि लोहे का क्षरण होने लगता है। ठीक उस तरह चांदी के ऊपर काली परत लगना, चांदी आप नई नई खरीदते हैं तो एकदम चमकती हुई मिलती है, लेकिन कुछ दिन होते होते वो काली होने लगती है। ठीक, तो उससे भी यही पता चलता है कि उस ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर हम लोग उसे खुला रख दें और भी नमी के साथ, तो अभी संक्षारित होने लगती है। इस क्रिया को ही हम लोग संक्षारण कहते हैं। अब विकृत गंधिका क्या होती है, पढ़ते हैं इसके बारे में, समझते हैं कि जब तेल अथवा वसा युक्त पदार्थ, खाद्य पदार्थ, ठीक, लंबे समय तक रखा जाता है तो वो उपचयित होने लगता है। उपचयित मतलब कुछ खराब होने लगता है। ठीक है, तो उनमें से एक गंध उत्पन्न होने लगती है तथा उनके स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। तो इस क्रिया को विकृत गंधिका कहते हैं। कि जैसे कोई कोई ठीक कोई लंबे समय तक तेल अथवा वसायुक्त पदार्थ हम लोग खा, खाने वाले पदार्थ को रख देते हैं लंबे समय तक, तो वो खराब होने लगता है, जिससे उसमें से हमें गंध निकलने लगती है और उसके स्वाद में भी कुछ परिवर्तन हो जाता है। जैसे आपको एग्जाम्पल में एक बताएं कि आप स्कूल से आए, मान लीजिए किसी दिन, मान लीजिए आपने शनिवार को स्कूल गया। ठीक, अब शनिवार को आए और आपने घर वालों को बताया नहीं। भाई शनिवार को आते ही एकदम संडे की छुट्टी को वो जो एक्साइटमेंट होता है अंदर कि अरे वाह कल तो स्कूल जाना ही नहीं है, फिर क्या, चलो खेलते हैं बल भर। ठीक, तो आप मान लीजिए भूल गए और आपने टिफ़िन में कुछ सब्जी और कुछ रोटी भूल चुके हैं। ठीक, और भूलने के बाद घर वालों को भी नहीं बताया, ना ही टिफ़िन बताई, और वो 2-3 दिनों तक उसी तरह रखी रह गई। तो जो आपकी रोटी पड़ी हुई थी ना, वो कुछ दिनों में उसमें आपके टिफ़िन से गंध आना शुरू हो जाएगी, जिससे हम लोग विकृत गंधिका कहते हैं। या फिर आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर आप कोई रोटी रख दिए तो ढेर दिन तक उसमें भुइयाँ लग जाती है, भुइयाँ, ठीक, कवक जिसको बोलते हैं, उसमें लग जाते हैं। तो उसमें उस रोटी में स्वाद में भी परिवर्तन हो जाता है और उसमें से गंध भी आने लगती है। इस प्रकार की जो क्रिया होती है उसको विकृत गंधिका कहते हैं। तो बच्चों, आपका ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड चैप्टर के बारे में कुछ दिनों के बाद पढ़ते हैं। ठीक, तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।